बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स, सीपीसी के ऑर्डर 1 पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो ऑर्डर 1 के हवाले से हमारी आखिरी वीडियो होगी। पिछली वीडियोस में हम ऑर्डर 1 के रूल्स 1 to 7, रूल 8, इसके अलावा रूल 9 and 13 को कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रूल 10, 11 and 12 को। सीपीसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसमें मौजूद प्लेलिस्ट जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के नाम से है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। व्यूअर्स, रूल 10 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रूल नंबर 9 कहता है कि मिसजॉइंडर या नॉन जॉइंडर होने की वजह से सूट डिफीटेड नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऐसा हो जाए, यानी कि मिसजॉइंडर या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में जो ऑब्जेक्शन आपने इरेज करना हो, यानी कि जो एतराज़ आपने करना हो, वो अर्लियर पॉसिबल टाइम पे एतराज़ आपने उठाना होता है। जैसा कि आपको मैंने ऑर्डर नंबर 1 के रूल 13 में बताया था कि ऑब्जेक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अगर रूल नंबर 13 को फॉलो करते हुए कोई एतराज उठाया जाता है मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज के हवाले से, यानी कि रूल नंबर 13 को फॉलो करते हुए जो भी ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोर्ट को इस बात की तसल्ली होती है कि वाकई ऐसा हुआ है, यानी कि मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज हुआ है, तो कोर्ट उस दावे को डिसमिस नहीं करेगी, क्योंकि ऑर्डर नंबर 1 के रूल 9 में कहा गया है कि सूट शैल नॉट बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में कोर्ट कहेगी कि जो दावा है इसमें आप अमेंडमेंट करें, जो कि ऑर्डर 6 रूल 17 के हवाले से कोर्ट इस बात की इजाज़त देगी। अब बारी आती है रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 ये कहता है कि कोर्ट उन तमाम अफराद को जो कि किसी दावे में गलत तौर पर दर्ज हो गए थे, चाहे वो मुद्दई के रूप में दर्ज हुए थे या मुद्दाले के रूप में दर्ज हुए थे, यानी कि चाहे वो प्लेंटिफ के रूप में दर्ज हुए थे या डिफेंडेंट के रूप में दर्ज हुए थे, इन अफराद को कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करने का ऑर्डर जारी करेगी। अब हम रूल नंबर 10 पढ़ लेते हैं। Where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such terms as the court thinks fit। रूल 10 में कहा गया है कि जब सूट में किसी प्लेंटिफ को गलत तौर पर ऐड कर लिया जाए या फिर कोर्ट को इस बात का शक हो जाए कि जो दावा है वो दुरुस्त प्लेंटिफ के नाम से दायर किया गया है, यानी कि इन बातों का जब कोर्ट को शक होता है तो कोर्ट ऐसे सूट की किसी भी स्टेज पर ऑर्डर जारी कर सकती है। ये ऑर्डर कोर्ट कब जारी करेगी? ये ऑर्डर कोर्ट तब जारी करेगी जब कोर्ट को इस बात की तसल्ली हो जाती है, यानी कि कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि जो सूट है वो बोनाफाइड मिस्टेक से दायर हुआ है और कोर्ट को इसकी दुरुस्तगी के ऑर्डर देने जरूरी हैं, ताकि जो डिस्प्यूट है उसमें जो रियल मैटर है, जो उसमें हकाइक हैं, उनकी डिटर्मिनेशन हो सके, उन पर कोई फैसला किया जा सके। सब रूल 2 में कहा गया है कि कोर्ट पार्टीज को ऐड भी कर सकती है और उन्हें स्ट्राइक आउट भी कर सकती है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर पार्टीज की तरफ से दरख्वास्त देने पर या फिर आज खुद नोटिस लेते हुए, यानी कि सो मोटो के तहत बगैर दरख्वास्त के नोटिस लेते हुए, उन शराइत के तहत जो कि कोर्ट को मुनासिब लगती हैं, क्या कर सकती है? कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि उस पार्टी का नाम जो कि इनप्रॉपरली ज्वाइंट हुई है प्लेंटिफ या एज ए डिफेंडेंट,
यानी कि वो पार्टी जो कि एज ए प्लेंटिफ या एज ए डिफेंडेंट गलत तौर पर ज्वाइन हुई है, उनका नाम स्ट्रक आउट करने का आर्डर जारी कर सकती है। और इसके साथ ही उन अफराद के नाम को जिनको एज ए पार्टी उसमें ज्वाइन होना चाहिए था, एज ए प्लेंटिफ या एज ए डिफेंडेंट के तौर पर, उनको शामिल करने का भी आर्डर जारी कर सकती है। या फिर ऐसे अफराद जिनकी जो मौजूदगी है वो कोर्ट के सामने होना जरूरी हो। इन अफराद की मौजूदगी क्यों जरूरी होती है? इन अफराद की मौजूदगी किसी भी दावे में तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर और इफेक्टिव तौर पर कोर्ट को एडजुडिकेट करने के लिए इनकी मौजूदगी जरूरी होती है। अब हम सब रूल 3 पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड और एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। अगर आप ऑर्डर नंबर 32 सीपीसी का यहाँ पे कनेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि जो माइनर होता है या अनसाउंड पर्सन होता है तो उसकी तरफ से सूट दायर करने के लिए नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत होती है। तो सब रूल 3 में कहा गया है कि कोई भी शख्स प्लेंटिफ के तौर पर ऐड नहीं किया जाएगा जो कि बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के सूट ला रहा है। सब रूल 3 में ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स जो कि डिसेबल हो उसकी तरफ से जब कोई सूट दायर किया जाएगा उसकी नेक्स्ट फ्रेंड की जानिब से तो वो उसकी रजामंदी के बगैर दायर नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी रजामंदी के बगैर कोई भी दावा कोई भी सूट उसकी नेक्स्ट फ्रेंड की तरफ से दायर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम आ जाते हैं सब रूल 4 पे। सब रूल 4 में कहा गया है कि जब कोई शख्स एज ए डिफेंडेंट ऐड किया जाता है किसी दावे में तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब तक कोर्ट कुछ और डायरेक्ट नहीं करती, यानी कि कोर्ट जब तक किसी और चीज का हुक्म जारी नहीं करती, अगर कोई पर्सन एज ए डिफेंडेंट ऐड किया जाता है तब उस प्लेंट में अमेंडमेंट की जाएगी जैसा कि जरूरी हो। और ऐसी सूरत में जो समन्स की और प्लेंट की यानी कि दावे की और समन की जो अमेंडेड कॉपी होगी, जो तरमीम शुदा कॉपी होगी जिसमें तब्दीली लाई गई हो, वो उस न्यू डिफेंडेंट को जो नया उसमें मुद्दा ले है उसको सर्व की जाएंगी ताकि उसको पता चल सके कि उसके खिलाफ कोई सूट दायर हुआ है और वो उससे वाकिफ हो जाए। और अगर कोर्ट को मुनासिब लगे तो ये सर्विस वो ओरिजिनल डिफेंडेंट को भी जारी करने का आर्डर कर सकती है, यानी कि कोर्ट जो ओरिजिनल डिफेंडेंट है उसको भी सर्व करने का आर्डर जारी कर सकती है। इसके बाद सब रूल 5 में कहा गया है कि जब कोई शख्स एज ए डिफेंडेंट किसी सूट में दाखिल किया जाए तो उसके खिलाफ लिमिटेशन का आगाज कब होगा। तो ऐसे शख्स जिसको किसी दावे में एज ए डिफेंडेंट ऐड किया जाए उसके खिलाफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 22 का इतलाक तब होगा जब उसको समन सर्व हो। रूल नंबर 11 में कहा गया है कि कोर्ट जो है वो सूट का जो कंडक्ट है वो किसको देगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो कोर्ट है वो सूट का कंडक्ट उसी शख्स को देगी जिसको वो बेहतर समझती हो। रूल नंबर 12 में सिंपली अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि अगर ज्यादा प्लेंटिफ्स हो या ज्यादा डिफेंडर्स हो तो उनमें से वो क्या करेंगे, वो कुछ को अथॉरिटी दे देंगे कि आप हमारी तरफ से कोर्ट में अपीयर हो, एक्ट करो, प्लीड करो। इसी तरह डिफेंडर्स जब ज्यादा हो तो अपनी तरफ से एक या दो अशखास को ऑथोराइज कर देंगे कि तुम हमारी तरफ से कोर्ट में अपीयर हो, एक्ट करो या प्लीड करो। इसी के सब रूल 2 में कहा गया है कि ये जो अथॉरिटी देंगे ये अथॉरिटी इन राइटिंग होगी, जुबानी कलामी तौर पर नहीं होगी। इन राइटिंग ये अफराद अथॉरिटी देंगे कि तुम हमारी तरफ से कोर्ट में अपीयर हो और ये अथॉरिटी कोर्ट में फाइल की जाएगी, यानी कि पहले नंबर पे इसको अथॉरिटी इन राइटिंग होगी और इन राइटिंग अथॉरिटी को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के साथ आपका ऑर्डर नंबर 1 यानी कि पार्टीज टू सूट कंप्लीट हो गया है। व्यूअर्स वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।